बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी के बारे में रखेंगे, लेकिन खबर जनरेट हो रही है रावलपिंडी और इस्लामाबाद से, और ये खबर दे रहे हैं न्यूयॉर्क बेस्ड जर्नलिस्ट और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वकास अहमद साहब। वकास अहमद साहब की खबर यह है कि चौधरी निजामुद्दीन लगातार प्रेशर में है, और उस प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन में अब उन्होंने शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन को ये अहकामात दिए हैं, डायरेक्शन दी है कि आप फौरी तौर पर वाशिंगटन डीसी में एक महंगी लॉबिंग फर्म जो है वो हायर करें, ताकि वाशिंगटन डीसी में हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। उनको डर है कि वाशिंगटन डीसी का जो माहौल है वो अब उनके खिलाफ हो गया है, और आने वाले दिनों में उनको लग रहा है कि ये और ज़्यादा इनके खिलाफ हो जाएगा और इनके मफादात का वहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकेगा। मफादात में जो सबसे बड़ा और मरकज़ी मफाद है वो डी चौक में होने वाली 26 नवंबर की कत्लो गारत के ऊपर पर्दा डालना है। वकास अहमद ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उसे वाइट वॉश करना है, वाशिंगटन की मेमोरी से या आंखों से उसे ओझल करना है। इसलिए अब वकास अहमद ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो उनके ज़राए हैं वो उन्हें टिप कर रहे हैं कि चौधरी निज़ामुद्दीन और शहबाज शरीफ की एक मुलाकात हुई जिसमें दूसरे फौजी हल्के भी शामिल थे, और उसमें एहसन इकबाल को ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि आपने ये आईनी कह दिया, ये लॉबिंग का जो काम है ये अब आपके सुपुर्द है। एक महंगी लॉबिंग फर्म हायर करें और उसके दो काम होंगे। एक तो ये वाइट वॉश करना जो कत्लो गारत की गई है डी चौक के अंदर, इसका तमाम का तमाम जो असर पड़ना है चौधरी निज़ामुद्दीन पर। ये जो अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, अमेरिका के आप रिचर्ड ग्रैनल हों या दूसरे तमाम इस पर सवालात उठा रहे हैं, वाशिंगटन डीसी में जर्नलिस्ट इस पर सवालात उठा रहे हैं। तो एक तो इसको वाइट वॉश करना, और दूसरा जो अहम काम टास्क इस कमेटी के ज़िम्मे लग रहा है जिसको अब वकास अहमद साहब के मुताबिक एहसन इकबाल हेड करेंगे, वो ये है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा जो अमेरिका में है, जिसने चौधरी निज़ामुद्दीन की नाक में दम करके रखा हुआ है और किसी तरह से उनके काबू नहीं आ रहा। आपको वो भी बताएंगे कि आगे इनको काबू करने के लिए चौधरी निज़ामुद्दीन के और कौन कौन से प्लान हैं। लेकिन फिलहाल ये काम एहसन इकबाल साहब के ज़िम्मे लगाया गया है कि आप एक महंगी लॉबिंग फर्म हायर करें। जाहिर है उसके पैसे आप देंगे, आपके टैक्स के पैसे से वो लॉबिंग का पैसा जाएगा, और उसके ये दो काम वाइट वॉश करना 26 नवंबर की कत्लो गारत पर, और पाकिस्तानी डायस्पोरा की ताकत को कम करना या उन्हें एंगेज करना या मैनेज करना, या जो काम वो कर रहे हैं अमेरिका में उसके मुखालिफ जो काम करना और उसको ज़्यादा ताकत से करना ताकि उनकी ताकत को कम किया जा सके। ये दो ऑब्जेक्टिव हैं। अब आप सोचेंगे कि ये एहसन इकबाल कहाँ से आ गए, तो वो आपको बता देते हैं। एहसन इकबाल साहब इसलिए अब मैदान में लाए गए हैं कि अंधों में काने राजे होते हैं। आपको पता है एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते कि इन तमाम कम पढ़े लिखों में एहसन इकबाल साहब कदरे थोड़े से पढ़े लिखे हैं। खैर उन्होंने अपनी तालीम का कभी कोई असर तो अपने ऊपर नहीं होने दिया, माजरत के साथ। मुनाफकत तो उनका वही लेवल है जो ना भी पढ़ते तो वहीं रहना था, मतलब बड़े बड़ी दरसगाहों में पढ़ने के बाद भी वो हैं तो वहीं पर। याद कीजिए मैकडॉनल्ड्स मोटरवे के ऊपर उनके खिलाफ थोड़ी सी नारेबाजी हो गई थी। सैन फ्रांसिस्को से गई हुई वो फैमिली थी अमेरिका से, उनके बच्चों ने इनको किसी तरीके से कोई नारेबाजी कर दी थी। इतने ये छोटे आदमी हैं कि अगले दिन, क्योंकि इनकी हुकूमत थी, प्रेशर डालकर उन खवातीन को अपने घर बुलाया नारोवाल और उनसे माफ़ी मंगवाई, और फिर बेशर्मी और ढिठाई की हद ये थी या कम ज़रफ़ी की कि उसकी वीडियो भी फिर मीडिया को जारी की कि ये देखे मेरी ताकत। तो ये बिगाड़ा इनको किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के बावजूद भी। बहरहाल वापस आते हैं कि इनको अब मैदान में चौधरी साहब ने इसलिए उतारा है कि पहले चौधरी साहब ने यही ख्वाहिश की थी बाजी मरियम से कि ये जो हमारे ऊपर इतना प्रेशर आ रहा है, आप जादूगर हैं, अल्फाज की जादूगर हैं। शहजाद अकबर साहब ने तो ये भी कहा कि आर्मी चीफ को उनकी तकरीर बहुत अच्छी लगती है, और ये भी अच्छा लगता है कि वो अपने आप को बहुत अच्छा कैरी करती हैं। तो उनके जहन में यही है कि वो हर चीज़ मैनेज कर सकती हैं। तो उन्होंने उनसे गुजारिश की कि अब आप अपने कोई ख़ास लोग मैदान में उतारें, या आप खुद जलवा फरोज हों और अमेरिका को किसी तरीके से हैंडल करके दें। अमेरिकी डायस्पोरा को, आप इतने महंगे 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 बैग्स पकड़ती हैं, कोट्स पहनती हैं, कपड़े पहनती हैं, तमाम दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स आप इस्तेमाल करती हैं, तो ये क्या बात है? पाकिस्तान में तो बेचारे लोगों को इन ब्रांड्स का, इन स्टाइल्स का इतना आम आवाम को पता भी नहीं होगा, तो अमेरिका वालों को तो पता है। तो ये वो आपसे मरूब क्यों नहीं होते? या शायद आर्मी चीफ ने ये सोचा होगा कि ये सब कुछ वैसा करती हैं तो अमेरिका में तो इनकी बहुत फॉलोइंग होगी, इस वजह से उन्होंने उनके ज़ुम्मे लगाया। अब उन्होंने आगे जो काम किया वो अपनी अकल के मुताबिक ही करना था। उन्होंने अपने दो मेन प्लेयर उतारे जो एक, आप ये कह लीजिए कि सख्त डिप्लोमेसी कर रहे थे। रिचर्ड ग्रैनल, डिप्लोमेसी कहेंगे ना, वो ज़रा हार्ड डिप्लोमेसी कर रहे थे कि और तरीके से निपट रहे थे इस रजीम के साथ पाकिस्तान में, और सवालात कर रहे थे 26 नवंबर पर, इमरान खान पर, इंसानी हकूक़ पर, डेमोक्रेसी पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर,
और उनसे निपटने के लिए बाजी ने अपने दिमाग के हिसाब से अपने 2 प्लेयर उतारे। अब आप जानना चाह रहे होंगे वो कौन से प्लेयर हैं जो रिचर्ड ग्रैनल से हैंडल करने के लिए उतारे। एक का नाम फैसलाबाद से तलाल चौधरी है, आप मुस्कुराइए नहीं, ये सीरियस में हुआ है। और दूसरे का नाम जो है वो शेखुपुरा से मियाँ जावेद लतीफ़ है। अब इन दोनों ने जो स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ी थी उसमें इनको यही स्कूल के मास्टर ने बताया था कि जैसे पंजाबी का दा कहीं पे भी लग जाता है, अंग्रेज़ी में भी दा मतलब कि दी कहीं पे भी लग जाती है। तो इन्होंने ये सोचा कि जैसे नून लीग में आप कहीं भी कभी भी दा लगा सकते हैं, या नून लीग का सारी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दा ही लगा है और उनके कमले रमले जो ऊ की आवाज़ें निकालते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो इनको यही लगा कि अंग्रेज़ी में भी कहीं भी दा लगा दो, THE वाला, और रिचर्ड ग्रैनल के साथ भी दा लग जाएगा। इसी तरह इन्होंने सोचा कि जब दी कहीं भी लग जाती है तो इन, ऑन, टू ये भी कहीं भी लग जाते हैं। तो इस हिसाब से जब इनको उतारा गया तो अंग्रेज़ी में हालात तो पतले ही थे, तो इन्होंने अंग्रेज़ी में बेचारों दोनों के ज़ुम्मे ये लगा, जावेद लतीफ़ के भी और तलाल चौधरी के भी, क्योंकि ये मरियम के बहुत करीब हैं दोनों, तो दोनों के ज़ुम्मे लगा कि आप अंग्रेज़ी में ट्वीट करने और पै जाओ रिचर्ड ग्रैनल को, क्योंकि यही आता है बाजी मरियम को। ये बेचारे पढ़ गए रिचर्ड ग्रैनल को और इन्होंने पंजाबी वाला और उर्दू वाला और अंग्रेज़ी वाला दा शाह लगाने की कोशिश की और इसमें जस्टिस के लफ्ज़ के साथ इन लगा दिया, क्योंकि स्कूल में और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग यही है, जैसा मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ी का दा भी कहीं भी लग जाता है, इसी तरह इन आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है। उन्होंने मेरा ख्याल लगाना पीछे था, वो आगे लग गया जस्टिस के और वो इनजस्टिस हो गया, और उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल को कहा कि आप जस्टिस की बजाय इनजस्टिस के साथ खड़े हों, और ये ट्वीट तलाल चौधरी साहब ने कर मारी। इसके बाद चिरागों में मजीद रोशनी कम हो गई। चौधरी साहब ने कहा कि ये आपने क्या स्यापा डाल दिया। तो अब जो अंधों में काने राजे हैं एहसन इकबाल साहब, उनको छोड़ा गया है। वकास अहमद ने ये स्टोरी कल ट्वीट की थी और आज उन्होंने दोबारा एहसन इकबाल को इसमें टैग किया है और कहा है कि डिनाई कीजिए मेरी स्टोरी अगर आप कहते हैं। हो नहीं सकती डिनाई, क्योंकि चंद दिन पहले जो स्टोरी मैंने आपके सामने पाक पैक को तोड़ने की रखी थी, और मैंने आपको ये भी कहा था कि कुछ जोकर्स को एहसन इकबाल मिल रहे हैं, और उन जोकर्स को मिलने का मकसद ये है कि उनको इस काम पर लगाया जाए कि वो एक मतवाजी पाक पैक बना सकें। पाक पैक से ये बहुत तंग है, आपको पता है कि उन्होंने बहुत शानदार डिप्लोमेसी की। अब यहाँ पर एक बात क्लियर रखिए कि पाक पैक तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, ना ही वो तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ना तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर कुछ भी वो कर सकते हैं या करना चाहते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट बाय पार्टीजन फोरम है जिस पर बहुत ही मोअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इकट्ठे होकर फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और इन तमाम चीज़ों के लिए जो उन्हें लगता है कि पाकिस्तानियों के लिए या पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए अच्छी हैं, उन पर वो काम करते हैं। अब चौधरी साहब को उनसे शदीद परेशानी है, इसलिए पाक पैक को तोड़ने के लिए उन्होंने ये जिम्मेदारी शहबाज शरीफ और उसके साथ साथ अब शहबाज शरीफ ने आगे एहसन इकबाल साहब के ज़िम्मे लगाई। और पिछले दिनों एहसन इकबाल साहब ने ऐसी मीटिंग्स की हैं जिसकी तस्वीर हमारे सामने है, फिलहाल सामने नहीं रख रहे, वक्त पड़ने पर सामने रख सकते हैं। अगर एहसन इकबाल इसे डिनाई करें तो फिर हम वो तस्वीर सामने रखेंगे। जिन जोकर्स के साथ मिले हैं हाल वही होना है, ये भी तलाल चौधरी हैं, बस इनका नाम फ़र्क है। ये हाल इन्होंने जिन अमेरिका से बुला के हीरो से आप मिले हैं, ये भी तलाल चौधरी और मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, और इन्हें जब आपने वाशिंगटन में ये काम सौंपना है तो जो तमाशे इन्होंने करने हैं वो शायद आपको तलाल चौधरी और जावेद लतीफ़ भी भूल जाएं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो इस्लामाबाद से आपके सामने रखते हैं। अब से चंद दिन पहले खालिद चौधरी साहब इमरान खान के वकील हैं, उनका फ़ोन गन पॉइंट पर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में छीन लिया गया। लगी तो ये एक रॉबरी, लेकिन जाहिर है खालिद चौधरी साहब। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है, और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।